हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयर ट्यूटोरियल। हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ रहे थे और ये इसका पार्ट 14 है। मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि आरएनए और डीएनए के बीच में डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्यों एक्सेप्ट किया गया। तो हमने इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हार्से-चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा था, जो कि मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया है। तो उसमें ये था कि हार्से एंड चेज वाले एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि डीएनए और प्रोटीन के बीच में फाइनली डीएनए को ही एक्सेप्ट किया गया एज ए फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुआ। तो अभी इसके बाद क्या हुआ कि ये वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया कि प्रोटीन और डीएनए वाले केस में किसको चूज़ किया जाएगा, डीएनए। तो उसके बाद क्या हुआ कि क्वेश्चन आया कि डीएनए और आरएनए के बीच में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। कि प्रॉब्लम यह था कि डीएनए और आरएनए बहुत न्यूक्लिक एसिड्स थे और दोनों का स्ट्रक्चर, उनके बीच में जो भी कुछ उनका सिमिलरिटी जैसा था कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था कि डीएनए और आरएनए के बीच में समझ पाना कि क्या है जेनेटिक मटेरियल। So it became an established fact that it is DNA that acts as the genetic material after Hershey and Chase experiment. However, it subsequently became clear that in some viruses RNA is the genetic material. मतलब हार्से एंड चेज वाले एक्सपेरिमेंट से डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये क्लियर हो गया, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस देखे गए, जैसे कि कुछ ऐसे वायरसेस रहे जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में पाया गया, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। तो इन वाले वायरसेस में क्या हुआ कि आरएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल देखा गया। आंसर टू some of the questions such as why DNA is the predominant genetic material whereas RNA performs dynamic functions like messenger, adapter etc. तो यहाँ पे ऐसा आया कि डीएनए और आरएनए के बीच में डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट किया गया। फिर क्वेश्चन ये आया कि ऑल्दो हमारा जो आरएनए है वो मैसेंजर के फॉर्म में भी काम कर सकता है, एडेप्टर के फॉर्म में भी कर सकता है, स्टिल डीएनए को क्यों प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया, ऑल्दो आरएनए बहुत सारे काम करता है। तो इसका आंसर मिला हमें आफ्टर एनालाइजिंग द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो अभी हमें पता है कि जो डीएनए और आरएनए के केमिकल स्ट्रक्चर्स में थोड़े डिफरेंस है, जैसे कि हमारे 2' पोजीशन में डीएनए के 2' पोजीशन में OH नहीं है, जो कि हमारे आरएनए में है। अभी आरएनए में थायमिन के जगह में यूरासिल है। तो ये दो चीज़ कुछ ऐसे क्राइटेरिया रह गए जिनकी वजह से इनके केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस आ गया। तो अभी उससे पहले जैसे कि डीएनए या फिर आरएनए कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके लिए उनको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस जब जेनेटिक मटेरियल बनता है तो उसे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लाइक इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली भी स्टेबल, मतलब कोई भी रिएक्शंस हो तो ये मतलब अचानक से रिएक्ट ना कर ले और इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। सो इट शुड बी स्टेबल। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। सो इनके केस में क्या होगा, ये जो सब्सटेंस जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में मतलब देखा जाएगा तो वो क्या होगा, उसमें म्यूटेशंस कम मिल रहा होगा, मतलब इसमें चेंजेस कम होना चाहिए, जो कि जैसे कि हमारे इवोल्यूशन में चाहिए होता है म्यूटेशन, तो ये वाला केस उनमें कम रहे। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो भी कुछ थे उसके अकॉर्डिंग ये खुद को एक्सप्रेस कर पाता होगा। तो अभी ये सारे जो क्राइटेरियाज थे डीएनए और आरएनए के बीच में अभी कंपेयर किया गया उनके स्ट्रक्चर्स को लेकर और ये सारे प्रॉपर्टीज़ को लेकर। तब देखा गया कि हमारे जो बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग हमारे और कम्प्लीमेंट्री के जो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो जो दो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए हैं, दे हैव देयर एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशंस। तो पहला पॉइंट ये था कि दे कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ फॉर क्राइटेरिया ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों के लिए सही निकला। अभी जो दूसरे क्राइटेरिया थे, द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। हाँ, तो दूसरे क्राइटेरिया जो भी थे उनमें हम बाद में जाएंगे। अभी ये बोला कि पहला क्राइटेरिया जो कि रेप्लिकेट करने वाला केस था उसमें डीएनए और आरएनए
दोनों खुद को रेप्लिकेट कर पा रहे थे, बट उनको छोड़कर इन द लिविंग सिस्टम जैसे भी कोई भी सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन है, वो ये रूल नहीं मान सकता था, मतलब ये क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। अभी हम जाते हैं दूसरे क्राइटेरियाज पे। दूसरे क्राइटेरिया पे ये था कि इट शुड बी स्टेबल इनफ, सो द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एज और विथ चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी सिचुएशन में ये जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो इतना स्टेबल रहे जो कि चेंज ना हो बाई undergoing different processes. So stability is one of the properties of genetic material was very evident in Griffith's transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. This now can easily be explained in light of the DNA that the two strand being complementary if separated by heating come together. तो अभी हाँ, तो हमारा जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उससे हमें पता चला था कि जो हमारा फोर्थ एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने हीट किल्ड स्ट्रेन लिया और लिविंग स्ट्रेन लिया। तो उस केस में बहुत सारे चीज़ जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे चीज़ वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे थे बाय अप्लाइंग द हीट, बट उसके केस में डीएनए हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। ऑल्दो अगर ये डिस्ट्रॉय हो रहा था और इसके दो स्ट्रैंड्स जो भी थे और ये सेपरेट होने के बाद भी फिर से क्या हो रहा था, ये दे वर कम टुगेदर एंड फॉर्मिंग अगेन द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये बहुत ही स्टेबल होगा, इसलिए ये केस ये एग्री कर पा रहा है। बट अभी जब आरएनए का केस देखा जाता है तो इसके 2' के पोजीशन में OH रहता है, जो कि इस OH ग्रुप का प्रेजेंस इसको क्या करता है ना, ये बहुत आरएनए को रिएक्टिव कर देता है और लेबाइल बना देता है। सो ये 2' वाला ग्रुप बहुत रिएक्टिव ग्रुप है एंड इट फॉर्म्स द आरएनए वेरी लेवाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल। सो ये वाला जो दूसरा क्राइटेरिया था स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में, तो डीएनए बिकम मोर स्टेबल एंड आरएनए बिकमिंग रिएक्टिव। सो ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू डीएनए। तो अभी हमें पता चल गया कि डीएनए स्टेबल है और ये लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है, और मतलब आरएनए के कंपैरिजन में। सो देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड द आरएनए इज़ द बेटर द डीएनए इज़ द बेटर जेनेटिक मटेरियल। तो अभी जितने भी क्राइटेरियाज थे अब तक उनको अगर जब कंपेयर किया जाता है तो डीएनए ही सारे क्राइटेरियाज को मानता है, और क्योंकि ये थोड़ा स्टेबल है तो ये म्यूटेशन कम करेगा, तो ये सारे क्राइटेरिया जो भी थे वो मानता है। तो इसके अकॉर्डिंग डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया। इन द फैक्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल ऑल्सो कन्फर्स द एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। तो डीएनए की स्टेबिलिटी में ये हो गया कि थायमिन का प्रेजेंस, जो कि यूरासिल के बदले जो थायमिन का प्रेजेंस रहता है वो एडिशनल इसको और भी सपोर्ट करता है इसके स्टेबिलिटी के लिए। तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स हो गए इसमें जो कि इसको स्टेबिलिटी देता है डीएनए को। तो अभी बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। हाँ, तो अभी आता है म्यूटेशन वाला केस। हमें बोथ डीएनए और आरएनए कैन म्यूटेट, बट म्यूटेशन का रेट किस में ज़्यादा है और किस में कम है। तो जो सब्सटेंस जितना अनस्टेबल होता है उसमें म्यूटेशन उतना ही ईजीली हो पाता है, क्योंकि आरएनए हमारा अनस्टेबल है, जैसे कि इसमें बहुत सारे चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हो सकते हैं, तो ये म्यूटेट बहुत फास्टर रेट में होगा, इसके वजह से कि वायरसेस में जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में रहता है तो उनका शॉर्टर लाइफ स्पैन में वो बहुत म्यूटेट करते हैं और इवॉल्व फास्टर। तो ये वाला एक केस हो गया। तो अभी मतलब आरएनए और डीएनए के बीच में म्यूटेशन का रेट आरएनए में ज़्यादा हो गया। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये तो पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है बाई ट्रांसक्रिप्शन एंड बाई ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो फाइनली जो हमारा प्रोटीन बनता है उसके लिए डीएनए आरएनए डिपेंडेंट होता है। सो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मटेरियल भी इवॉल्व अराउंड द आरएनए। तो मतलब ये आरएनए डिपेंडेंट है। द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। हाँ, ये क्लियर हो गया कि हमारा आरएनए और डीएनए बहुत जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में रह सकते हैं, बट कौन सा ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है तो ये प्रीफर टू स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। हाँ, तो अभी इन दोनों में से आरएनए और डीएनए के में से बीच में
डीएनए बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसके वजह से इट इज़ प्रीफर टू फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज़ बेटर। तो दो केसेस आ गए यहाँ पे, दो क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच इज़ मोर प्रीफरेबल, आंसर इज़ डीएनए, एंड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच इज़ मोर बेटर, तो इसका आंसर हो गया आरएनए। तो इस वाले पोर्शन में क्लियर हो गया कि क्यों डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में एक्सेप्टेड है एज ए जेनेटिक मटेरियल, और इसमें क्यों ये स्टोरेज कर पाता है। तो ये सारी चीज़ मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब की हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।